गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। तो इस समय हम बात कर रहे हैं हमारे क्लास 9th के छोटे प्यारे बच्चों के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के जितने करीब जा सके उतना हमारी बेहतर कोशिश रहेगी। यानी कि इस चैप्टर को आज की क्लास में हमें लगभग 70-80% को खत्म कर देना है। तो आज की क्लास मैं क्लास की शुरुआत में ही बच्चों को बता देना चाहता हूं कि भैया हमारी ये क्लास पूर्ण रूप से केवल और केवल पढ़ाई को समर्पित रहेगी। यानी कि हमारा मेन मकसद, हमारा जो फोकस है वो कंप्लीट यही रहेगा कि इस चैप्टर के काफ़ी बड़े हिस्से को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हमें बेसिकली कंप्लीट करने का प्रयास करना है। तो मैं बिना समय व्यर्थ करे हमारी इस क्लास को शुरू करता हूँ। इससे पहले बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप सभी हमारी जो ये क्लास है अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप वाला कोई ग्रुप हो तो उसमें भी शेयर कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, ऐसा भी आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो लोकतांत्रिक अधिकार की अगर हमें बात करनी है, और लोकतांत्रिक अधिकार में आज सीधा सीधा हमारी जो बातचीत होने वाली है वो होने वाली है केवल और केवल हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर। जी हाँ, केवल और केवल मौलिक अधिकारों की बात करी जाएगी। मौलिक अधिकारों में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हमारे इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट ज़्यादा फोकस करने लायक है। अब भाई मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करता हूं तो मौलिक अधिकार, ध्यान से सभी बच्चे इस क्लास को बहुत ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। बिना नोट करे अगर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि भूलने का। जी हाँ, भूल सकते हैं आप चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट्स की बात करने वाले हैं कुछ। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। सबसे पहले याद रखने योग्य बात आप लोगों के लिए क्या है कि मौलिक अधिकार जो हैं संविधान में, अगर मैं बात करता हूं इनकी आर्टिकल्स की, अगर मैं बात करता हूं हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक हमारे में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन करा गया है। इसको आप नोट करेंगे। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि हमारी एक क्लास ऐसी होने वाली है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सीरियस होके पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो भैया आज ही है वो वाली क्लास। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, इसका वर्णन करा गया है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है कि भैया बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, यानी कि जब आप संविधान का, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आप ये साफ साफ मेंशन कर सकते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनके बारे में बताया गया है। और जो ये हमारा भाग 3 है, इसको एक नाम भी दिया गया है। अब वो नाम क्या दिया गया है उस पर अगर हमें चर्चा करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि इस भाग 3 को, क्या कोई बच्चा बता सकता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर ड्रॉप करिएगा। क्लास समाप्ति के बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स को चेक कर लूंगा, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और भाग 3 को भारत का क्या बोला गया है? क्या कोई बच्चा बता सकता है? मैग्ना कार्टा। जी हाँ, भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया है। अब यहाँ से आप लोगों की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भैया भूलना नहीं है इस पार्ट्स को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। तो इनको भूल गए अगर आप, तो भैया यहाँ से MCQ बन गया और आप अटक गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, भारत का क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा बोला गया है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद
अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स वाइज, या अगर हम ये देखें कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं टोटल कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे, तो यहां पर हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और उन 6 अधिकारों के नाम लिखते हैं। दोबारा आप सभी बच्चे कमेंट्स में एक्टिव रहेंगे बहुत ज्यादा, और हमें कमेंट्स में भी इन अधिकारों के नाम लिखकर बताते रहेंगे बीच बीच में, जिससे बाकी के बच्चों को भी रिवीजन होता रहेगा। डबल डबल जो कमेंट करने आ रहे हैं उन्हें लगेगा कि भैया यहाँ पढ़ाई हो रही है, और वास्तविक तौर पर भी आज केवल और केवल पढ़ाई ही होने वाली है ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे की तरफ, तो यहां पर एक और चीज आती है कि भैया हमें नाम लिखने हैं हमारे मौलिक अधिकारों के। तो पहला जो अधिकार है वो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इनके आर्टिकल्स, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से वाले भाग तक कौन सा हिस्सा आ रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या है भाई? मैग्ना कार्टा जो है वो बेसिकली इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1250 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। क्या करा गया था? इससे क्या है, बेसिकली एक लिखित पत्र के रूप में है, या इस तरीके से हम दर्शाते हैं इसको। तो इतना डिटेल में आप लोगों के नहीं आएगा, लेकिन अगर एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में आप लोग अटके ना, इस कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मुद्रा नहीं है भाई। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि भैया कहीं ये मुद्रा उद्रा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? समता का अधिकार, समता के बाद आएगा स्वतंत्रता। भाई बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा आप लोगों का, नोट्स बना के रखेंगे। तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध के बाद आता है धर्म, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी फॉर्मेट में आपको आज लिखना है। आज आप ऊपर नीचे करके नहीं लिख सकते हो, जैसा कि हम अपनी क्लास में कई बार करवा देते हैं। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आप लोगों को एज इट इज अपनी नोटबुक में, जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो वहां पर आपको नोट करना है। रीजन है क्योंकि आज हम अनुच्छेद के बारे में भी जान रहे हैं कि भैया 12 से 35 के बीच कौन कौन से कैसे कैसे आ रहे हैं, इसीलिए नोट करना बहुत जरूरी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा, संबंधी अधिकार, ठीक है। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तृत जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं। जानकारी जो आप लोगों की अभी नहीं मिली गई थी आप लोगों को, वो अगर, और इसी के साथ बता देता हूं कि जितने भी नए बच्चे हमारी क्लास में बीच बीच में जुड़ रहे होंगे उन सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारी राजनीति शास्त्र का यानी कि सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार, जो इस समय हम पढ़ रहे हैं। इसके कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ये लेक्चर अपने आप में पूर्ण तरह स्वतंत्र है। आपको बाकी लेक्चर्स पे डिपेंड होने की, निर्भर होने की जरूरत नहीं है इसके बारे में सीखने के लिए। तो ध्यान से आप लोग इस क्लास को बड़े ही मजे से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ। अब समता का अधिकार, सभी बच्चे इसको बड़े ही आराम से नोट करके रखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से 18 तक आपका समता का अधिकार आता है। समता यानी कि समानता का अधिकार, कि सभी लोग एक समान हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई भी प्रकार की ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति को एक समान नहीं मानते हैं, अपने से छोटा मान रहे हैं, अपने से छोटी जाति का मान रहे हैं, या किसी ऐसे धर्म को आपने दरकिनार कर दिया है, हाशिएकरण पर धकेल दिया है कि जस्ट बिकॉज वो आपसे अलग है, तो भैया उन चीजों का ये विरोध करता है। इसकी नजर में सभी लोग एक समान हैं, एक बराबर हैं।
अनुच्छेद 14 से 18 तक ये आपका आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है। सेकंड जो आर्टिकल आपका आता है या जो सेकंड जो अधिकार मौलिक अधिकार है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है आपका 19 से 22। समझ रहे हैं आप? पहले 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि कुल मिला के 5 अनुच्छेदों में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में 19, 20, 21 और 22 4 में बताया गया है। इसके बाद जब शोषण के विरुद्ध आप जाते हैं तो शोषण के विरुद्ध में आपका 23 और 24 आ जाता है, यानी कि केवल 2 अनुच्छेदों में ही शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में पूर्ण जानकारी दे दी गई है। उसके बाद जब हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं या धर्म की स्वतंत्रता जो है उसके बारे में हम विचार करते हैं तो वहां पर हम ये पाते हैं कि करीब करीब आपका 25 से 28 के बीच, यानी कि 4, 25, 26, 27 और 28, अगेन 4 जो आपके अनुच्छेद आते हैं इनके अंदर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, तो घबराना नहीं है। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं सोचना है कि भैया हमें समझने में दिक्कत आ रही है, हमें चीज़ों को याद करने में दिक्कत आ रही है। आर्टिकल्स आपको याद तो करने होंगे कि भाई 14 से 18 तक ये था। इनको याद करने का पैटर्न ये है कि आप इस सीक्वेंस को याद कर लीजिए, इस सीरीज को आप याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है आपका वो आपको मिलता है 29 और 30 में, ठीक है। और साथ ही साथ जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका, ये अधिकार आपको मिलता है 32 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया अभी हमारे इसमें से कुछ गैप हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमें 31 नहीं दिखाई दिया, और जैसे आपने ये बताया कि 12 से लेकर 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमने ना 12 पढ़ा ना हमने 13 पढ़ा। हमने 14 से शुरू करा, 30 तक एक सीक्वेंस में आए, 30 के बाद हमने 31 स्किप कर दिया और अंत में हमने 32 लिख दिया। तो हमारे जो बीच के बीच के और 33, 34, 35 वाले जो अनुच्छेद हैं, इनमें किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम है हमारा कि हम इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हर उस बारीकी को समझ लें जिसकी हमें ज़रूरत थी। या चलिए एक और काम कर सकते हैं, जैसे अभी हमारा 31 अनुच्छेद रह गया है। 31 अनुच्छेद को समझने के लिए हम एक अलग स्लाइड पर जाएंगे और वहां पर उस चीज को करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिए, संविधान में संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में एक दिन किसी ने कमेंट देखा बच्चे का, तो बच्चे ने बोला कि भैया संपत्ति का अधिकार भी तो है। तो मैंने उसे बताया था कि जी हाँ, संपत्ति का अधिकार भी है, और मैं अब आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में बताने वाला हूं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है आपका, ये आपको कहां से मिलता है, तो भाई अनुच्छेद 31 में आप लोगों को संपत्ति का अधिकार शामिल किया गया है। इसी 44वें संविधान अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ये भी आप समझेंगे, इसको हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार ये अब नहीं है, इसको आप समझिएगा, इस पॉइंट को आप समझिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट है ये आपके लिए, बेसिकली इसको नोट कर लीजिए बिल्कुल। इसको 44वें संविधान अधिनियम संविधान अधिनियम, ठीक है, कब हुआ था ये, बेसिकली 1978, ठीक है। 1978 में मौलिक अधिकार से बाहर करा गया, यानी कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार तो है, लेकिन हम इसको, माफ कीजिएगा, कि हम इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर मेंशन करी गई थी, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और आई होप बेटा आप सभी बच्चे हमारी इस आज की बहुत बड़ी ज्ञान से भरी हुई क्लास का फायदा उठा रहे हो और साथ साथ नोट कर रहे हो, ठीक है, नोट करते चलना है, ठीक है। इसको क्या करा गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। लेकिन क्या आज भी हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्यों? इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया।
क्या करा गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। और कब करा गया, कैसे करा गया, इसको भाग 12 अनुच्छेद 300A के तहत, यानी कि इसको समझिएगा, इस पार्ट को, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, आप लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या बात करी गई है कि 31वां जो हमारा एक मौलिक अधिकार था जिसको हमने पीछे काउंट नहीं करा। भाई अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमें बस ये दिखाई देते हैं, तो 30 के बाद एक 31 का गैप पड़ गया। उस 31 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि 31वां था आपका संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम के तहत 1978 में मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। ये बोल दिया गया कि यार ये मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकारों से इसको हटाकर इसको संविधान में जगह मिली है, लेकिन किसी एक अन्य भाग में दे दी गई है। इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है कि कानून आपको अधिकार देता है कि आप अपनी संपत्ति रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, आप रख सकते हो अपनी संपत्ति, कानूनी अधिकार है। तो इसको भाग 12 अनुच्छेद 300A में इसको जगह दी गई। तो ये वाला जो पार्ट है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों में अब ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है जो पहले था और अब नहीं है, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। तो उस स्थिति में आप बता सकते हैं कि हमारा संपत्ति का अधिकार जो कि पहले हमारा अनुच्छेद 31 में था, उसको 44वें संविधान अधिनियम के तहत हटा दिया गया। 1978 में ये हुआ, मौलिक अधिकारों से इसको बाहर करके इसको कानूनी अधिकार की सूची में डाल दिया गया, जो कि हमारा क्या है, हमारा भाग 12 अनुच्छेद 300A में इसको जगह दी गई। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं और यहां से प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है। क्लियर होगा आई होप सभी बच्चों को। आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन को थम्स अप से भर दीजिए। थम्स अप का मतलब क्या होगा कि आप लोगों को हमारी जो ये क्लास है, जितनी अभी तक करवाई गई है, ये आपको समझ आ रही है, आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट लग रही है ये इन्फॉर्मेशन, है ना। तो पहले मैंने आप लोगों को क्या करा, तैयार करा, आप लोगों के अंदर बेसिक नॉलेज भरी कि यार मौलिक अधिकार क्या हैं, क्या नाम है, क्या क्या चीजें हैं। अब आकर मैं आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये सेम जानकारी आप लोगों को पहले ही दिन दे देता तो क्या होता, पहले दिन आप लोड मान जाते, आप कहते यार इतनी सारी जानकारी नहीं झिल रहा, भैया नहीं झिल रहा, इतना मत पढ़ाओ भैया, इतना नहीं समझ आ रहा है, हमें हमसे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो कुछ ऐसा भाव आपके अंदर आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। अब इस क्लास का फायदा हो रहा है कि आप लोग मौलिक अधिकारों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हो। आप जानते हो कि कौन से अधिकार में कौन कौन सी चीजें हैं। अब क्योंकि आप जानते हो तो आपके लिए अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इतनी एक्स्ट्रा नहीं है, अब आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को याद करना, है ना। तो भैया आज क्या है, हम हैं आप फॉर्म में, तो भैया बढ़िया है, फॉर्म में है, बिल्कुल पढ़ाई की फॉर्म में है, और पढ़ाई एकदम ऐसे करवा जाएंगे जैसे कि भैया चुटकी भर का काम है हमारे लिए ये। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हमारा एक और चीज हमें यहाँ पर बेसिकली मेंशन करनी होगी, और वो चीज क्या है, हमने पीछे एक बार चलते हैं, पीछे चल के हमने यहाँ पर एक चीज देखी है जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हमने अनुच्छेद 32 में जगह दी है। ये यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि अनुच्छेद 32 में इसमें क्या कहते हैं, हमने इसको जगह दी है। अब अनुच्छेद 32 में एक और चीज हमारी आ जाती है, वो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना। यह शक्ति किसको प्राप्त है, जो हमारे अनुच्छेद 32 वाली जो शक्ति है, इसको थोड़ा सा यहां से यहीं पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये शक्ति हमारे सर्वोच्च न्यायालय प्लस हमारे जो उच्च न्यायालय हैं, इनको प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्राप्त है और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये प्राप्त है। इस इंफॉर्मेशन को भूलना नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये क्लास है, ठीक है।
तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम क्या करेंगे, 32 और 226 नीचे लिख देंगे, और यहां पर हम अनुच्छेदों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है, आपको अब तक इसका अंदाजा लग चुका होगा कि भैया आज तो पता नहीं सब कुछ करवा के ही मानेंगे क्या, इतनी सारे डेटा, इतने सारे इंफॉर्मेशन। अब अगर आप लोगों को आज की क्लास ढंग से 100% समझ आ गई ना, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया, पूरी आपको नॉलेज हो गई, मैं आपको बता देता हूं कि आप वकील बन जाओगे हैं। आप लोगों में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं वकील बनूंगा, बिल्कुल जैसे जोली एलएलबी और इन मूवीज में दिखाया जाता है ना, बढ़िया एकदम वकील टॉप क्लास है, वैसे वकील बन जाएंगे जी हम। तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को जो एक चित्र है वो देखने को यहाँ पर प्रतीत होगा। क्लियर है? सर्वोच्च न्यायालय आपका आ गया है यहाँ पर, और उच्च न्यायालय आपका आ गया है यहाँ पर। अब क्या जानकारी इतनी ही काफी है? क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई, इतनी सी इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? और इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, आगे आते हैं वापस से। और अब तक हम क्या है, अनुच्छेद 32 तक भी हम अच्छे से पहुंच चुके हैं। हमने अनुच्छेद 31 के बारे में भी जानकारी जो है वो प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी है वो है, एक शब्द है, आप लोगों में से शायद किसी बच्चे ने वो शब्द सुना हो, शायद किसी ने ना सुना हो। आप लोगों को यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा, और वो शब्द क्या है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, मुझे लगा शायद आप लोगों को समझने में दिक्कत आ जाए। ये शब्द है आपका रिट, रे पे छोटी की मात्रा और टे, रिट, ये शब्द यहां पर आपको लिखा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। अच्छा, ये 226 क्या है, ये 32 क्या है? अरे तो भाई हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो इस तरीके के डाउट ना पूछिए कि भैया जिसमें हंसी आ जाए कि यार ये क्या है, बच्चे का ध्यान है नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर इन आर्टिकल्स के बारे में ना पूछा गया हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, या जहां जहां पर सोशल साइंस सिविक्स आपकी आती है वहां वहां पर, जुडिशरी का एग्जाम हो, वकालत का एग्जाम हो, क्लेट का जो एग्जाम होता है, इन सभी एग्जाम्स में इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो भैया आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है जितना शायद हमारा भी पिछला कोई लेक्चर नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है। रिट क्या है? न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला एक कानूनी आदेश है। बेसिकली इसको मैं आपको लिख के बता देता हूं, न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला आदेश बेसिकली कानूनी आदेश है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है यहां पर रिट के बारे में, मैंने आप लोगों को जानकारी इधर दे दी है। और मेरी कोशिश यही है कि भैया हम ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को हर एक टॉपिक, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सके और आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। क्लियर है? ठीक है भाई, तो हम अब तक यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब मौलिक अधिकारों की बेसिकली विशेषताएं क्या हैं, ध्यान रखना है। हमारे आने वाले लेक्चर सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगेन, आज की क्लास अगर किसी ने मिस करी तो मुझे नहीं लगता कि उसका आगे की कोई भी क्लास लोकतांत्रिक संविधान वाली, लोकतांत्रिक अधिकार वाली कोई और लेक्चर उसका देखने का कोई पॉइंट भी है। क्यों पॉइंट नहीं है? क्योंकि यार ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये मिस कर दी है तो आप कहीं के नहीं हो, ना आप इधर के हो ना आप उधर के हो। कहावत है ना भैया, ना घर के ना घाट के, तो भैया वही वाली हालत हो जाएगी आपकी। तो ये क्लास मिस नहीं करनी है, पूरी जानकारी अच्छे से नोट करनी है और रिवीजन करना है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की। क्या बात करने वाले हैं? हम करने वाले हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में।
तो भाई मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं, अगर हम उन पे प्रकाश डालें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी विशेषता निकलकर सामने आती है वो विशेषता है हमारी संविधान द्वारा संरक्षित। क्या है हमारी? संविधान द्वारा संरक्षित। दूसरा है हमारा अधिकारों का निलंबन। इन सभी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये दो विशेषताएं हमें यहाँ पर पता चल रही हैं। अब बेसिकली संविधान द्वारा संरक्षित और अधिकारों के निलंबन, ये तो क्या चीजें हैं? देखिए, संविधान द्वारा संरक्षित से तात्पर्य ये है कि संविधान जो है वो इनकी सुरक्षा कर रहा है, संविधान इनको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी ना किसी रूप में। यानी कि अगर आपके संविधान, आपकी जो मौलिक अधिकार है, मैं अगर आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन लूं कि चलो भाई निकलो मेरी क्लास से, बाहर चलो, नहीं पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल भी, हम तो यहाँ खेलने आए हैं, पढ़ने नहीं आए हैं, मैं तो नहीं आया हूँ पढ़ाने, खिलाने के लिए लाया हूँ मैं आपको यहाँ, है भाई। पढ़ने की बात करोगे तो क्लास से निकाल दूंगा, मुझसे डाउट पूछोगे तो क्लास से निकाल दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आप लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा हूँ। भाई आप लोग यहाँ आए हो, समय व्यतीत कर रहे हो, समय अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने कीमती समय को दे रहे हो हमें, और उसके बदले अगर मैं आपको पढ़ाऊँ ही ना, मैं आपको जानकारी ही ना दूँ, जिस काम के लिए आप आए हो अगर मैं वो काम ही ना करूँ, तो क्या कर रहे हो भाई? आपका मेरे से प्रश्न करना जायज़ है, आप कह सकते हो सर आप यहाँ पढ़ाने आए हो, बात करने थोड़ी आए हो। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं आपके अधिकार आपसे छीन लेता हूँ, आपकी स्वतंत्रता छीन ली, आपको एक समान नहीं माना, किसी एक बच्चे को बोला तू बहुत अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा, और दूसरे को बोलता है भाई मूर्ख आदमी है तू, मत आया करो हमारी क्लास में, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, और एज ए टीचर मुझे सभी बच्चों को एक समान मानना चाहिए, है ना। आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और शायद हम भी इतने अच्छे तरीके से ये चीज़ नहीं अपना पाते हैं, लेकिन जो पुराना समय था उनको गुरु बोला जाता था कि गुरुदेव, इस शब्द का प्रयोग बड़ा करा जाता था। क्यों करा जाता था? क्योंकि वे अपने सभी शिष्यों को एक समान मानते थे, ठीक है, ठीक। अब संविधान का संरक्षण जो वो है, क्या कहते हैं आपके, संविधान द्वारा संरक्षित से तात्पर्य है कि इनको सेफ्टी प्रोवाइड करी गई है, यानी कि अगर आपका हनन हो जाता है किसी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों का, तो संविधान आपको सुरक्षा देता है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है वो इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा तो इसका मतलब अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप उस अधिकार का प्रयोग करके संविधान द्वारा, संविधान से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? न्यायालयों पर होगी, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और उच्च न्यायालय यानी कि आपका अनुच्छेद 226। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ही चीज़ें आपकी याद होंगी। अगला जो पॉइंट हमारा आता है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है वो है अधिकारों का निलंबन, यानी कि अधिकारों को समाप्त करना। अब आप बच्चे कह रहे होंगे अरे भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अभी आपने कहा है कि संविधान को संरक्षित करने का काम है उनका, अब यहाँ पर अधिकारों के निलंबन की बात कर दी गई है कि अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। तो यही तो विशेषता है मौलिक अधिकारों की कि आपको सुरक्षा भी दी गई है संविधान के तहत, और साथ साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी दी गई हैं जिसके अंदर अधिकारों के निलंबन की बात करी गई है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के समय बाकी के अधिकार निलंबित कर जाते हैं, या बाकी के अधिकार निलंबित होने के समय मौलिक अधिकार निलंबित, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 ही
अपवाद के रूप में क्या है? जी हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकारों के निलंबन जो है इसके अंदर जब आपातकाल की स्थिति आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, नेशनल इमरजेंसी, उस समय पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। यानी कि बाकी के अधिकार जो है हमारे, जैसे कि अगर हमने उदाहरण लिया था हमारा समता का अधिकार 14 से 18 तक था, वो आपसे छिन जाएगा। अब आपको एक समान नहीं माना गया है, अब समानता छोड़ दीजिए, समानता खत्म हो गई है उस समय। दूसरा अधिकार की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा अधिकार कब से कब तक था हमारा? 19 से 19, 20, 21 और 22, 19, 20, 21, 22, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। समझिएगा मेरी बात को, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, समझे कि नहीं समझे? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है केवल उसके ही दो पहलू हमें यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे अगर मैं आपको यहाँ बताऊं, देखिए किसकी बात करी गई, हमारा 20 और 21 की बात करी गई है, और स्वतंत्रता का अधिकार ये रहा 19 से 22। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि 19 वाला उसमें भी लागू नहीं होगा, केवल 20 और 21, 22 भी लागू नहीं होगा, केवल और केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है, उसको लागू रहने दिया जाता है, बाकी के अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे यहां पर बनकर सामने आती है हमारे। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं देकर जा रहा हूं कि आप लोगों को ये बताना है या ये पढ़कर आना है कि एग्जैक्ट हमारे जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है उसके अंदर कौन सी दो बातें कही गई हैं जिनका अनुसरण आपातकालीन स्थिति में भी करा जाता है। ये पता लगा के आपको आना है और आपको कमेंट्स में आंसर डालना है, आंसर देना है अपना। क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ आप सभी बच्चों को अगर हमारी आज की ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाली क्लास पसंद आई हो, इतनी इंफॉर्मेशन से भरी हुई क्लास पसंद आई हो, तो भैया एक बार थम्स अप दे दीजिए ताकि हम अपनी इस क्लास को समाप्त कर सकें। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सभी बच्चों को हमारी ये एकदम ताबड़तोड़ क्लास जो है, इसको हमने नाम दिया है ताबड़तोड़ क्लास, क्योंकि इसके अंदर हमने इतनी जबरदस्त और इतने शानदार तरीके से हमने बातचीत करी। बातचीत तो क्या करी है, बेसिकली हमने पढ़ाई करी है। तो भैया इसमें हमें आ गया है मजा। ऐसी और क्लासेस अब आने वाली है बैक टू बैक, ताकि आप लोगों को कोई कमी ना हो और हम इस टॉपिक को एक ऐसे नोट पर खत्म करें, इस चैप्टर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म इतने ऊपर स्तर पे जाके खत्म करेंगे कि भैया आप कह देंगे कि यार ये क्लास देखनी है तो केवल आशीष भैया से देखनी है, वरना हमें नहीं देखनी है कहीं और ऐसी क्लास। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हमारी हो गई है इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ अब आपसे जुड़ेंगे हम, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों आने के लिए। बाय बाय।